हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्वांटम स्टेट के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे प्रत्येक जगह पे ये टॉपिक यूज होगा, चाहे आप बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें या फिर आप एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ें, रिलेटिविस्टिक्स, फील्ड थ्योरी, हर जगह पर ये टॉपिक यूज होगा। ठीक है। अब इस टॉपिक को आप दूसरे नाम से भी जानते होंगे। हाँ, क्वांटम स्टेट को हम वेव फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है। तो अब वेव फंक्शन और क्वांटम स्टेट क्या होती है, ये जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा आपको ये बात पता लग जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर। ठीक है। तो जो अपने पास क्लासिकल मैकेनिक्स में पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम अपने पास तो जब होता था तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते थे, फेज स्पेस की हेल्प से हम उसको रिप्रेजेंट करते थे और यहाँ से अपने को उस पार्टिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी। ठीक है। अब ऐसा ही सिस्टम अपने को क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर चाहिए था, जो उस पार्टिकल का बिहेवियर या फिर उस पार्टिकल की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने को दे दे। अब जो फेज स्पेस का जो कंसेप्ट है वो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वैलिड नहीं था ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब क्वांटम मैकेनिक्स में भी अपने को ऐसा कुछ चाहिए जो किसी सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने को दे सके। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अपने को सिस्टम की जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन या सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन देगा उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम स्टेट बोलते हैं या फिर वेव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब अपने पास जो क्वांटम स्टेट है इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लीनियर वेक्टर स्पेस का हम यूज करेंगे। तो ये अपने पास जो क्वांटम स्टेट है इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लीनियर वेक्टर स्पेस। ठीक है। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं जो अपने पास क्वांटम स्टेट है ये एक लीनियर वेक्टर होगी। अब अपने पास अगला क्वेश्चन ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अपने को लीनियर वेक्टर स्पेस को यूज करने की ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि अपने को लीनियर वेक्टर स्पेस क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज करना पड़ा। तो इसका जवाब ये है कि अपने पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पोस्टुलेट क्या है, अपने पास क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक पोस्टुलेट ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स किसके ऊपर काम करती है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करती है। ठीक है। प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वांटम मैकेनिक्स काम करती है और क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट हो रखा है। या फिर आपने कोइंग उछाला होगा, जब आप छोटी क्लासों में थे तो पढ़ते थे, अगर मैं एक सिक्का हवा में उछालूंगा तो हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। ये सब आपने पढ़ा होगा। पर मैं यहां पे बात करना चाहूंगा श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट की। ठीक है। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट क्या था, श्रोडिंगर साहब ने क्या किया कि एक बॉक्स लिया। ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर एक कैट छोड़ दी। ठीक है। ये कैट बॉक्स के अंदर बिठाई और साथ में यहां पे जहर भी रख दिया। ठीक है। ये क्या है अपने पास, जहर। अब इस बॉक्स को बाहर से बंद कर दिया। तो अब इस कैट के जिंदा होने की, लाइव होने की और डेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो जब तक ये बॉक्स बंद है तो अपने को क्या पता, कैट जिंदा भी हो सकती है और कैट मरी हुई भी हो सकती है, दोनों की प्रोबेबिलिटी है। जिंदा होने की भी प्रोबेबिलिटी होगी और मरने की भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी कब तक रहेगी, जब तक मैं बॉक्स को ओपन करके नहीं देखूंगा तब तक प्रोबेबिलिटी रहेगी। और जैसे ही बॉक्स ओपन करके देखूंगा तो अपने को पता लग जाएगा कि कैट या तो जिंदा है या मर गई है। ठीक है। अगर कैट ने जहर खा लिया है तो कैट मर गई होगी, अगर कैट ने जहर नहीं खाया है तो वो जिंदा होगी। ठीक है। मतलब मेरे पास दो प्रोबेबिलिटी थी। जैसे जिंदा होने की प्रोबेबिलिटी को मैंने क्या बोल दिया, C1 साई बोल दिया, और जो मरने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैंने क्या बोल दिया, C2 साई बोल दिया। ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कर दूं तो अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, 1 आएगी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आएगी। जैसे ही मैं बॉक्स ओपन करके देखूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा या तो कैट जिंदा होगी या फिर कैट मर चुकी होगी। ठीक है। एक तो इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा, इसके लिए एक एग्जांपल और है। जैसे मेरे पास ये कोई एक टी पॉइंट है और यहां से ये एक साइकिल वाला जा रहा है। ठीक है। अब ये साइकिल लेफ्ट में जाएगी या साइकिल राइट में जाएगी, तो लेफ्ट में ही जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी और राइट में जाने की भी साइकिल की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। लेफ्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी मैंने ये बोल दी, राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी ये मैंने ये बोल दी। अब दोनों प्रोबेबिलिटी को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आएगा, या तो साइकिल लेफ्ट में जाएगी या साइकिल राइट में जाएगी तो वो एक ही तरफ, दोनों तरफ तो एक टाइम पे वो जा नहीं सकती। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना मिलेगी अपने को, 1 मिलेगी। इस एग्जांपल से भी मैं बता सकता हूं। या फिर मैं कोई एक और एग्जांपल बता देता हूं अपने को। मान लिया मेरे पास ये कोई एक क्लासरूम है और इस क्लासरूम में 80 स्टूडेंट हैं। ठीक है। और मान लिया किसी एक स्टूडेंट का मोबाइल फोन इस क्लासरूम में गुम हो जाता है, तो उस क्लासरूम में उस फोन के मिलने की टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 1 होगी। अब ये बात भी समझ लेते हैं। जैसे ये फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट के पास फोन मिलने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, सेकंड के पास कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, थर्ड के पास भी कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी। अब अगर मैं 80 के 80 स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी को अगर ऐड कर दूं तो कितना आएगा मेरे पास, 1 आएगा।
ठीक है, फ़ोन एक स्टूडेंट के पास तो मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। फ़ोन के पास पैर नहीं है कि वो क्लास को छोड़ के अपने आप बाहर चला जाए, एक स्टूडेंट के पास फ़ोन मिलेगा। तो अगर मैं टोटल प्रोबेबिलिटी का लीनियर कॉम्बिनेशन करता हूँ तो अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। या फिर आपने क्वांटम मैकेनिक्स में ये बात तो सुनी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल, किसी भी बॉक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं तो पार्टिकल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना होती है, 1 होती है। ठीक है, अब मैंने एक बॉल उठाई, क्लासरूम में थ्रो कर दिया उसको, तो पूरे क्लासरूम में उस बॉल के मिलने की प्रोबेबिलिटी कितना होगी भाई, बॉल क्लासरूम से तो बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, वो बॉल क्लासरूम के अंदर ही होगी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितना होगी, 1 होगी इसके अंदर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात थोड़ा समझ में आ गई होगी कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो कंप्लीट किसके ऊपर बेस है, प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस है। ठीक है, अब लेफ्ट में जाने की प्रोबेबिलिटी ली, राइट में जाने की प्रोबेबिलिटी, लेफ्ट में क्या लिखी, C1 साई बोल दिया, राइट में जाने की क्या बोल दी, C2 साई बोल दिया, दोनों को ऐड कर दिया तो अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसलिए हमने बोला कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो किसके ऊपर काम करता है, प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, और उसने उस प्रोबेबिलिटी का हमने यहाँ पे क्या कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिया। ठीक है, इसलिए अपने को लीनियर वेक्टर स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ी। अब अपने पास जो लीनियर वेक्टर स्पेस है, लीनियर वेक्टर स्पेस, वेक्टर ये वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो करता है। अब ये एक सेकंड एक पॉइंट और रहता है। अब क्वेश्चन ये है कि लीनियर वेक्टर क्या है और जो लीनियर वेक्टर स्पेस है वो क्या है। ठीक है, तो अब जो लीनियर वेक्टर स्पेस है ये वेक्टर के एडिशन के रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, एडिशन के रूल को। ठीक है, एडिशन रूल को ये क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और जैसे अपने पास कोई भी 2 ऑपरेटर हैं, ये हमने क्या बोल दिया, 2 अपने पास क्या है, ऑपरेटर हैं। ठीक है, और साई क्या है, क्वांटम स्टेट है। ठीक है, तो इन ऑपरेटर को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने बोला ये एडिशन रूल को फॉलो करता है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑपरेटर मैंने ये बोल दिया और सेकंड ऑपरेटर मैंने क्या बोल दिया, ये बी बोल दिया। ठीक है, और ये दोनों ऑपरेटर मैंने इस क्वांटम स्टेट के ऊपर क्या कर दिया, ऑपरेट कर दिए। तो ये एडिशन के रूल को फॉलो करता है, तो मैं इसको क्या से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ऑपरेटर ए, और इससे ऑपरेटर ए को साई पे ऑपरेट किया, प्लस ऑपरेटर बी को फिर से मैंने इस साई के ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पे ऑपरेट कर दिया, इस टाइप से। ठीक है, और दूसरा जो अपने पास ये एक तो एडिशन रूल को फॉलो करता है, दूसरा ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है ना, ये उसको भी फॉलो करता है। जैसे मेरे पास ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, और ये मेरे पास कोई एक स्केलर है, ए क्या है, कोई भी एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, और इसको मैंने एक क्वांटम स्टेट के साथ ऐसे लिख दिया। ठीक, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, ये जो स्केलर वैल्यू है इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, पर जो ऑपरेटर होता है उसको हम आगे पीछे नहीं लिख सकते। तो एक को तो मैंने बाहर लिख दिया, और ये जो ऑपरेटर है इसको मैंने किसके ऊपर ऑपरेट करवा दिया, साई स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवा दिया। तो अपने को ये मिल जाएगा ए ऑपरेटर, और इसको मैंने साई के ऊपर यहाँ पे ऑपरेट करवा दिया। ये अपने पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल है, और ये अपना कौन सा रूल है, एडिशन रूल है। अब अपने पास जो ये लीनियर वेक्टर स्पेस है ये किसको फॉलो नहीं करेगा, वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन रूल है, वेक्टर, दिखाई दे रहा होगा, अब ठीक है। तो ये जो लीनियर वेक्टर स्पेस है ये किसको फॉलो नहीं करता, ये फॉलो नहीं करता अपने पास जो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हैं उसको ये फॉलो नहीं करता। जैसे मैं क्या बोलूँ, मेरे पास क्या है, ए कैप है और साथ में बी कैप है। ठीक है, इन दोनों को मैंने साई के ऊपर ऑपरेट करवाया, तो ये इस वाले रूल को ये फॉलो नहीं करेगा, ए कैप साई, और सेकेंड मैंने लिखा बी कैप साई। ठीक है, इस वाले रूल को ये फॉलो नहीं करेगा। ये रूल कौन सा है अपने पास, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है, इसको फॉलो नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं, ये जो लीनियर वेक्टर स्पेस है ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो नहीं करता, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल को फॉलो करता है, और वेक्टर का जो एडिशन रूल है उसको फॉलो करता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं लीनियर वेक्टर स्पेस। अब जैसे अपने पास वेक्टर में क्या होता है, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया 3i + 3j और 4k, मैंने इस टाइप से बोल दिया, और मैं या फिर कुछ और भी बोल सकता हूँ, मैंने बोल दिया a1i और a2j और a3k। ठीक है, अब अपने पास ये जो i j k है, ये i j k है क्या है, अपने पास बेसिस है, i j k को हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब इसी टाइप से हम क्वांटम स्टेट के अंदर जो लीनियर वेक्टर स्पेस है उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, वेक्टर में क्या होते हैं, आई जे के, इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं, और इसी टाइप से ये जैसे आई जे के है, इसी टाइप से क्वांटम मैकेनिक्स में हम लीनियर वेक्टर स्पेस को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो पॉइंट क्या है, अगर मेरे पास ये जो लीनियर
लीनियर वेक्टर स्पेस है, अगर मैं इसके डायमेंशन n टाइम बढ़ा दूं, ठीक है, इसके डायमेंशन कितने n टाइम, अगर मैं इसके डायमेंशन बढ़ा दूं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हिल्बर्ट स्पेस बोलेंगे, हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है, अब हिल्बर्ट स्पेस क्या है, अगर लीनियर वेक्टर स्पेस के डायमेंशन को मैं n टेंस टू इनफाइनाइट इंक्रीज कर दूं, बढ़ा दूं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एल्बर्ट स्पेस बोल देंगे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपने पास ये जो क्वांटम स्टेट है, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ये कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में हो सकती है, ये रो मैट्रिक्स की फॉर्म में हो सकती है, या फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर भी हो सकती है, ये किसी भी टाइप, किसी भी फॉर्म में अपने पास क्वांटम स्टेट हो सकती है। अब जो क्वांटम स्टेट है, इस क्वांटम स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, वेव फंक्शन भी बोल सकते हैं। अब अपना अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो वेव फंक्शन है, अब इसको हम कहाँ से लेके आए। अब अगर मेरे को एक बार सिस्टम का वेव फंक्शन तो अगर मिलता है ना, तो मैं जितनी भी क्वांटिटी है क्वांटम मैकेनिक्स में सब कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे मेरे को मान लिया किसी भी सिस्टम का वेव फंक्शन मिल गया, वेव फंक्शन साई मिला, अब उस सिस्टम की मेरे को एनर्जी पता करनी है, तो मैं एनर्जी का जो ऑपरेटर है ना, मैं इसे वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर दूंगा तो मेरे को एनर्जी मिल जाएगी। अगर मेरे को मोमेंटम पता करना है तो इस वेव फंक्शन के ऊपर मैं जो मोमेंटम का ऑपरेटर है वो इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करूंगा तो मोमेंटम मिल जाएगा। तो इस टाइप से हम बाकी सब चीज़ें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अपने पास अभी जो डिफिकल्ट टास्क है वो टास्क क्या है कि टास्क ये है कि मेरे को ये वेव फंक्शन चाहिए, वेव फंक्शन कहाँ से मिले। ठीक है, अब वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अपने पास कुछ बातें और हैं, उसको भी हम देखते हैं कि वेव फंक्शन कहाँ से आया। अब यहाँ पे जो डी ब्रोगली साहब थे, डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला कि अपने पास कोई भी एक मटेरियल पार्टिकल है, ये मेरे पास मान लिया एक मटेरियल पार्टिकल है, ये मटेरियल पार्टिकल जब मूव करता है तो इस मटेरियल पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव मूव करती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं या फिर डी ब्रोगली वेव बोलते हैं। ठीक है, पर बाद में बताया गया कि ये जो एक वेव इसके साथ मूव एसोसिएटेड हो, एक वेव ना होकर ग्रुप ऑफ वेव इस पार्टिकल के साथ क्या करती है, मूव करती है। ठीक है, क्योंकि जब एक सिंगल वेव की वेलोसिटी निकाली गई, स्पीड निकाली गई और इस पार्टिकल की स्पीड निकाली गई, तो वेव की स्पीड ज़्यादा आ रही थी, वेव की वेलोसिटी ज़्यादा आ रही थी, पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, कम थी। तब पार्टिकल की वेलोसिटी कम है, वेव की वेलोसिटी ज़्यादा, तो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड कैसे हो सकते हैं। ठीक है, फिर बाद में बताया गया कि एक पार्टिकल के साथ सिंगल वेव मूव ना करके ग्रुप ऑफ वेव मूव करती है, और यहाँ से अपने को कंसेप्ट मिला था वेव पैकेट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव है, ठीक है, और वेव्स पार्टिकल से एसोसिएटेड क्या है, वेव है, तो वेव से एसोसिएटेड क्या होना चाहिए, वेव से एसोसिएटेड अपने को कोई वेव फंक्शन भी मिल सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब अपने पास जो वेव फंक्शन है या फिर जो क्वांटम स्टेट है, किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। वेव फंक्शन और जो क्वांटम स्टेट है, किसी भी पार्टिकल की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब अगर अपने पास किसी भी सिस्टम के अंदर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, तो हम उन सब प्रोबेबिलिटी का क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन कर देंगे। लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो जैसे मैंने अभी किया था C1 साई प्लस C2 साई C3 साई, इस टाइप से, तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल वेव फंक्शन मिल जाएगा। अब अगली बात ये है कि ये जो वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ये कहाँ से लेके आए, तो इसके लिए फिर आइडिया लगाया गया कि हम वेव फंक्शन को निकालने के लिए वेव इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। और वेव इक्वेशन क्या होती है, अपने पास वेव इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 1 बाय गामा स्क्वायर और करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर, ये वाली अपने पास वेव इक्वेशन होती है। या फिर आपने इस फॉर्म में भी इसको देखा होगा, करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय गामा स्क्वायर करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या अपने पास वेव इक्वेशन है। अब इस पहले तो ये सोचा गया कि वेव इक्वेशन अपने को वेव फंक्शन प्रोवाइड करवा देगी, पर बाद में जब चेक किया गया तो देखा गया देखने को मिला कि वेव इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो श्रोडिंगर साहब हैं वो आके यहाँ पे क्या बोलते हैं, इधर हम देखें तो यहाँ पे पोजीशन क्या क्या है, डबल डेरिवेटिव, और यहाँ पे टाइम का क्या है, डबल डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे जो श्रोडिंगर साहब है, श्रोडिंगर साहब आके ये बोलते हैं कि जो पोजीशन का डेरिवेटिव है उसको तो हम ऐसे ही रखते हैं, ये वाला जो डेरिवेटिव है इसको तो हम ऐसे ही रखते हैं, और जो टाइम वाला डेरिवेटिव है इसको हम एक कम कर देते हैं। तो इसको एक कम करेंगे तो करली स्क्वायर साई बाय करली एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय गामा स्क्वायर और करली साई बाय करली टी। ठीक है, अब जैसे ही टाइम का एक डेरिवेटिव कम किया गया और फिर इसको चेक किया गया तो ये क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी। ठीक है, और फिर इस इक्वेशन को नाम दिया गया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये अपने पास एक फंडामेंटल इक्वेशन, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में अपने पास एक फंडामेंटल इक्वेशन आती है ना, F इक्वल टू m है, तो बिल्कुल वैसे ही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन
है। ठीक है, अब क्वांटम मैकेनिक्स में अपने को कोई भी प्रॉब्लम सोल्व करनी है तो किसकी हेल्प से करेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से करेंगे। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स का हार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स में जितनी भी प्रॉब्लम है किसकी हेल्प से सोल्व की जाएंगी? इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से सोल्व की जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वांटम स्टेट का जो टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके या मैसेज करके पूछ सकते हो। और साथ ही अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी